हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो 10th के छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में 10th के इतिहास का एक चैप्टर है। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से लगभग 40 वैसे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो हर साल लगातार पूछा जा रहा है। अगर ये 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से तो इन्हीं 40 क्वेश्चन में से आपका आने की संभावना है। 90% उम्मीद है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसीलिए कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर किया गया है जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ये जर्मनी पर्सा का प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ था बिस्मार्क। इसका मानना था कि जर्मनी को स्वतंत्र एवं गणतंत्र राष्ट्र बनाना इसका उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है हिटलर। हिटलर नाजी पार्टी के संस्थापक था। हिटलर जर्मनी का चांसलर भी बना था और ये सबसे बड़ा दुश्मन अपने सबसे बड़ा दुश्मन ये यहूदियों को मानता था और द्वितीय विश्व युद्ध कराने के पीछे इसी का हाथ था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध करवाया था हिटलर ने। अगला ऑप्शन है मेजनी। आपको ध्यान में रखना है कि मेजनी यंग इटली के संस्थापक था। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का साहित्य एवं ज्ञान पूरे यूरोप का प्रेरणा स्रोत रहा है। यानी यूनान को पूरे यूरोप वासियों का पालना कहा जाता है यूनान को। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये संधि 1871 को फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 को जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था और जर्मनी के एकीकरण का प्रणेता यानी नेता बिस्मार्क को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। ये इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 1 सितंबर 1870 को हुआ है। सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 में सेडान का युद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो ये सेडान में हुआ था, इसीलिए इसका नाम है सेडान का युद्ध। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा, आपको ध्यान में रखना है। सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में हुआ था। मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की थी। मेटरनिख ने वीना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बहुत बार पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है वीना किस देश की राजधानी है? वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में एक सम्मेलन हुआ था, वीना सम्मेलन, और उसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध 1853 में शुरू हुआ था और 1856 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। क्रीमिया का युद्ध एक तरफ रूसी साम्राज्य था और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और भी कई देश मिलकर रूसी साम्राज्य से लड़ रहे थे। और ये युद्ध की शुरुआत 1853 और अंतिम होता है 1856 में। युद्ध का अंत होता है 1856 में, लेकिन सिर्फ रूस क्रीमिया का युद्ध दिया है तो हम लोग 1853 मानकर चलेंगे सही। और ये पेरिस की संधि के तहत ये युद्ध को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुआ था, लुई 16वें के शासनकाल में।
फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था और इसी क्रांति का एक नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इसी क्रांति का एक नारा था और इसी क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। 1804 में नेपोलियन संहिता नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया था। इसके अनुसार जन्म आधारित जितने भी नियम कानून थे उस सभी को समाप्त कर दिया और सभी को बराबर दर्जा दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया। उसके बाद समान कानून और संपत्ति का अधिकार ये सब दिया गया वहाँ के नागरिकों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीना सम्मेलन यानी वीना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वीना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिख था। वीना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था और ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में यह सम्मेलन हुआ था, इसीलिए वीना सम्मेलन कहा जाता है। इसका अध्यक्ष मेटरनिख था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य यानी पहले जो व्यवस्था चल रहा था, पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। जो शुरुआत में व्यवस्था चल रहा था उसी व्यवस्था को यानी पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना, ये मेटरनिख का उद्देश्य था और इसीलिए वीना सम्मेलन में ही ये माना गया था कि पुरातन व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो काउंट काबूर की मृत्यु 1810 में हुआ था। काउंट काबूर का जन्म 1810 में हुआ था, मृत्यु 1861 में हुआ। काउंट काबूर का जन्म 1810 में हुआ था और मृत्यु 1861 में हुआ था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण के एक नेता थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया ने किया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल कुर्ती एक सेना का संगठन था, यानी लाल कुर्ती एक सेना का गठन था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण का एक नेता था और लाल कुर्ती का गठन इटली नहीं किया, ये गैरिबाल्डी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जाल्वेराइन संघ की स्थापना 1834 में जर्मनी के राज्यों के बीच हुआ था। 1834 में हुआ था। व्यापारिक बाधाओं को खत्म करने के लिए, जो जर्मनी के राज्यों के बीच व्यापार में जितने भी बाधाएं थी उन सभी को खत्म करने के लिए जाल्वेराइन संघ की स्थापना हुई थी 1834 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, गास्टाइन का संधि किस वर्ष हुई थी? तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच गास्टिन की संधि हुई थी 1865 में। 1865 में संधि हुई थी, गास्टिन की संधि पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो प्राचीन काल से ही यूनान में संस्कृति और सभ्यता बहुत अच्छा रहा था और यहीं से पूरे यूरोप में सभ्यता फैला था, तो इसीलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये 1829 को रूस और तुर्की के बीच हुआ था एड्रियानोपुल की संधि, रूस और तुर्की के बीच। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध 1870 को हुआ था। 1870 को फ्रांस और पर्सा के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी को फ्रांस और पर्सा के बीच सीडान का युद्ध हुआ था, फ्रांस और पर्सा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो ये 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, इसी के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये सी नंबर ऑप्शन गलत है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। जब लुई फिलिप राजा बना था तो वहाँ का प्रधानमंत्री गीजो को बनाया था। गीजो ही था जो जिसके पास संपत्ति ज़्यादा था उसको वोट देने के अधिकार का ये वकालत किया था गीजो, और गीजो ही था जिसने 1848 की क्रांति को भड़काया था। गीजो प्रधानमंत्री फ्रांस का था, गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था 1866 में। 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया और पर्सा की विजय हुई थी, पर्सा जीता था इस युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ऑटोमन को यूनान का राजा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। इटली के एकीकरण के एक प्रमुख नेता थे मेजनी। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान पर तुर्की का अधिकार था। यूनान अपने स्वतंत्रता संग्राम में ये फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की मदद लिया था और तुर्की को हराया था। तो किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी, और लगभग 1832 के आसपास, 1832 में इसका स्वतंत्र घोषित किया गया था यूनान को। क्वेश्चन नंबर 34 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुअल इटली का राजा था, और विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त एवं लौह यानी युद्ध और तलवार के बल पर जो नीति अपनाया गया था उसी को रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। पहला नंबर क्वेश्चन भी यही था, बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का एकीकरण का एक नेता थे बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 36 है, बीना कांग्रेस के यानी बीना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में किस शासक या वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तब बुर्बो वंश की गई थी। फ्रांस में सबसे पहले भी बुर्बो वंश चलता था, उसके बाद ये गणतंत्र ले आया, फ्रांस में गणतंत्र आ गया था। लेकिन जब 1815 में बीना कांग्रेस यानी बीना सम्मेलन हुआ, तो बीना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया की राजधानी बीना है, और बीना में एक सम्मेलन हुआ 1815 में बीना सम्मेलन, मेटरनिख ने उसकी अध्यक्षता की थी। और इस सम्मेलन में ये माना गया कि बुर्बो वंश फिर से स्थापना होगी, फिर से ये बुर्बो वंश ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जर्मन राज्य राइन का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थे? तो मारियान फ्रांस की प्रतीक थी, राष्ट्रवाद की प्रतीक फ्रांस की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था। ये इस पहले चैप्टर से जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते थे, जितने अच्छे टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन सभी टॉपिक को और उन सभी क्वेश्चन को क्लियर किया गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।